नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। बिहार में 4 सप्ताह में 14 पुल ढह गए। कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को रोजगार विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। भारत ने ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति यानी HRC द्वारा चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। कॉमन सर्विस सेंटर्स स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी CSC SPV के 15 वर्ष पूरे हुए। भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। बिहार में 4 सप्ताह में 14 पुल ढह गए। बिहार में 14 पुलों का ढहना देश में सार्वजनिक अवसंरचना की खराब स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों में सार्वजनिक अवसंरचना के ढहने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। उदाहरण के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत ढहने की घटना। खबर के प्रारंभ में सार्वजनिक अवसंरचना की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला कारक है कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने की L1 विधि। इसके तहत सबसे कम बोली लगाने वाले को परियोजना का टेंडर दिया जाता है। इसमें अवसंरचना की गुणवत्ता या विशेषज्ञता और अन्य मापदंडों की अनदेखी की जाती है। उदाहरण के लिए गुजरात में मोरबी ब्रिज का टूटना। दूसरा कारक है प्रशासनिक लापरवाही। इसमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग, डिजाइन संबंधी प्रोटोकॉल का पालन न करना, गुणवत्ता नियंत्रण में लापरवाही बरतना और व्यापक भ्रष्टाचार के चलते ठीक से निगरानी न करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा पर्याप्त वित्त पोषण का अभाव। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष अवसंरचना में GDP के 7 से 8% निवेश की आवश्यकता होती है, जबकि वास्तविक निवेश केवल 4.6% प्रति वर्ष ही होता है। अगला कारक है खराब सेफ्टी ऑडिट। कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि सेफ्टी ऑडिट के बाद सुरक्षित घोषित की गई अवसंरचना जल्द ही ध्वस्त हो गई। अन्य कारकों की बात करें तो इसमें अवसंरचना की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर और भौगोलिक कारक जैसे भारी वर्षा के कारण बाढ़ आना आदि शामिल हैं। इस संबंध में किए जा सकने वाले उपायों की बात करें तो भौतिक मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों स्तरों पर अवसंरचना की क्षमता एवं उपयोगिता के लिए मानकीकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन यानी क्वालिटी कम कोस्ट बेस्ड सिलेक्शन QCBS को अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। इसके साथ ही स्वतंत्र ऑडिटर्स द्वारा नियमित तौर पर सेफ्टी ऑडिट कराए जाने चाहिए। खबर के अंत में सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 2020 से 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई गई है। इसके अलावा व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी IIFCL की स्थापना की गई है। वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान की जाती है, जैसे उड़ान योजना के लिए दी गई है। साथ ही सार्वजनिक निजी भागीदारी के नए मॉडल्स जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM को बढ़ावा दिया जा रहा है आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को रोजगार विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई। इस विधेयक को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके तहत उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 50% तथा गैर प्रबंधन यानी ग्रुप C और D वाली नौकरियों में 75% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। इससे पहले हरियाणा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भी निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु इसी तरह के कानून बनाए थे। इस संबंध में हरियाणा द्वारा बनाए गए कानून को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये कानून संविधान के भाग 3
यानी मूल अधिकार और संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ऐसे में सवाल आता है कि राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं। निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए आरक्षण सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा कर सकता है। अक्सर यह भी तर्क दिया जाता है कि किसी राज्य में निकलने वाली नौकरियां सबसे पहले उस राज्य के लोगों को ही दी जानी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स को सरकार से कई तरह की रियायतें भी मिलती हैं, जैसे कर में छूट, कम ब्याज दर पर ऋण आदि। ऐसे में निजी क्षेत्र से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की नीति लागू करने के लिए कहा जा सकता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी समझते हैं। पहला है व्यवसाय करने की सुगमता पर प्रभाव। कुशल कार्यबल की कमी के कारण व्यवसायों को ऐसे राज्यों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इससे अन्य राज्यों में भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है और ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार तथा अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी उपजीविका, व्यापार या कारोबार के संचालन की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भी उल्लंघन करता है। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। नीति आयोग का पुनर्गठन इस साल जून में नई सरकार के गठन के बाद किया जाना प्रस्तावित था। ज्ञातव्य है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को छोड़कर आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के बारे में बात करें तो यह सरकार का एक थिंक टैंक है। इसका गठन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के जरिए किया गया था। इसका गठन योजना आयोग की जगह किया गया है। चलिए अब इसकी संरचना को समझते हैं। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके शासी निकाय में कई पद शामिल है। प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक, पदेन सदस्य, उपाध्यक्ष नीति आयोग, पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग, विशेष आमंत्रित सदस्य आदि। आपको बता दें कि पदेन सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रासंगिक क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर्स शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल्स के बारे में बात करें तो इनका काम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आकस्मिकताओं का समाधान करना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की बात करें तो इस पद पर भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के 2 प्रमुख कार्य हैं। देश में सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को अपनाने का पर्यवेक्षण और निगरानी करना तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना। खबर के अंत में भारत के विकास एजेंडे में नीति आयोग की भूमिका को विस्तार से समझ लेते हैं। सहकारी संघवाद। नीति आयोग राष्ट्रीय विकास एजेंडे की दिशा में काम करने के लिए राज्यों को टीम इंडिया के रूप में एक साथ लाता है। इस प्रकार यह भारत सरकार के लिए सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी संघवाद, पारदर्शी रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सतत विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक आदि। और अंत में क्षेत्रीय और क्षेत्रक वार उपायों को देखें तो उदाहरण स्वरूप केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम, प्रोजेक्ट SATHE यानी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन आदि पहले से संचालित की जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत ने ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति HRC द्वारा चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। चौथी आवधिक समीक्षा का समापन इस निष्कर्ष के साथ हुआ कि भारत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ICCPR के प्रावधानों को भविष्य में किस तरह लागू करता है।
मानवाधिकार समिति HRC ICCPR के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। इस समिति में 18 स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होते हैं। HRC संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संधि संस्था है। समिति के विशेषज्ञों ने भारत के नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की प्रशंसा भी की है। इस कानून में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। चलिए अब नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नविदा ICCPR के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक बहुपक्षीय संधि है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1966 में अपनाया था। ये संधि 1976 में लागू हुई थी। ये कई मामलों से संबंधित है, जैसे कि आवाजाही की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, राय देने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता आदि। ये संधि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स सहित मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR 1948 तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नविदा ICESCR 1966 का हिस्सा है। इसके 174 पक्षकार देश हैं और भारत 179 में ICCPR का पक्षकार देश बना था। इस ओर कुछ अन्य महत्वपूर्ण मानवाधिकार प्रसन्नविदाएं भी हैं, जैसे कि नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर अभिसमय या जेनोसाइड कन्वेंशन 1948, नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ICERD 1965 और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय CEDAW 1979। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। कॉमन सर्विस सेंटर्स स्पेशल पर्पस व्हीकल के 15 वर्ष पूरे हुए। कॉमन सर्विस सेंटर्स स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी CSC SPV की स्थापना के 15 वर्ष पूरे हुए। CSC SPV कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कॉमन सर्विस सेंटर्स स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में बात करें तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया था। इसके अलावा यह कॉमन सर्विस सेंटर्स की मदद से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीकृत सहयोगी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। विजन की बात करें तो कॉमन सर्विस सेंटर्स को नागरिकों को सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों के एक विश्वसनीय और सर्वव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क के रूप में विकसित किया गया है। खबर में आगे बढ़ते हैं और कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSCs के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ये 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना यानी NEGP के 3 स्तंभों में से एक है। आपको बता दें कि NEGP के अन्य 2 स्तंभ कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय डेटा बैंक या राज्य डेटा केंद्र है। कॉमन सर्विस सेंटर्स भारत में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को एकीकृत तरीके से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले निकटस्थ केंद्र है। ये देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए अखिल भारतीय नेटवर्क है। कॉमन सर्विस सेंटर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कई सेवाएं शामिल हैं। इनमें पहला है सरकार से नागरिक सेवाएं यानी G2C, जैसे आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आदि। इसके अलावा व्यवसाय से उपभोक्ता सेवाएं यानी B2C, जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम, मोबाइल और DTH रिचार्ज आदि। और अंत में वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, पेंशन आदि शामिल हैं। आइए अब कॉमन सर्विस सेंटर्स का क्या महत्व है ये जान लेते हैं। डिजिटल समावेशन। कॉमन सर्विस सेंटर्स देश के दूरदराज के क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करके शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के डिजिटल डिवाइड को कम करते हैं। रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। कॉमन सर्विस सेंटर्स नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने, रोजगार योग्य बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं। अन्य महत्वों की बात करें तो ये केंद्र वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देते हैं, ई-कॉमर्स एकीकरण में मदद करते हैं आदि। खबर के अंत में कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 यानी CSC 2.0 योजना के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इसे 2015 में शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना है। इसका लक्ष्य एक यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फोरम के जरिए सेवा उपलब्ध कराने वाले केंद्रों को जोड़ना है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें सेवाओं का मानकीकरण करना, ग्राम स्तरीय उद्यमियों के रूप में अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करना आदि है। बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए जारी की गई है। इसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में परिवहन क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं की पहचान की गई है। ये 4 क्षेत्र हैं: ऊर्जा भंडारण सेल्स, इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV एग्रीगेट्स, सामग्री एवं रिसाइकलिंग तथा चार्जिंग और रिफ्यूलिंग। भारत में ई मोबिलिटी की वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो भारत का विकसित हो रहा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र अन्य देशों से लिथियम के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। साथ ही हार्डवेयर विनिर्माण केंद्र उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वाहनों के मूल उपकरण निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को आयात के लिए मजबूर होना पड़ता है। लगभग 90% प्रयुक्त बैटरियां या तो असंगठित उद्योग में प्रोसेस्ड कर दी जाती हैं या फिर लैंडफिल और कूड़े के ढेरों में फेंक दी जाती हैं। और नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2000 चार्जिंग स्टेशन मौजूद थे। खबर में आगे बढ़ते हैं और प्रस्तावित अनुसंधान और विकास के रोड मैप पर भी चर्चा करते हैं। ऊर्जा भंडारण सेल्स की बात की जाए तो अधिक लिथियम भंडार खोजने की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। लिथियम निकालने के लिए विश्व में उपलब्ध स्थापित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए और लिथियम बैटरी या सेल उत्पादन में मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए आदि। अगला है इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्रीगेट्स। हाइब्रिड ऊर्जा भंडारण प्रणालियों यानी HESS पर जोर देना चाहिए। इसमें बैटरी, सुपर कैपेसिटर जैसी विविध ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को जोड़ा जाना चाहिए। तीसरा है सामग्री और रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मूल्य श्रृंखला का आर्थिक रूप से विश्लेषण करना चाहिए। इनका पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यान्वयन विधियां तैयार करनी चाहिए आदि। अब खबर के आखिर में बात करते हैं चार्जिंग और रिफ्यूलिंग के बारे में। सड़क के नीचे ट्रांसमिटिंग पैड की स्थापना के लिए बेहतर सड़क अवसंरचना बनाई जानी चाहिए। डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग प्रौद्योगिकी के लिए विस्तार योग्य सिस्टम डिजाइन करने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी केमिस्ट्री जैसी अलग अलग पावर श्रेणियों के लिए एडेप्टिव चार्जिंग तकनीकों का डिजाइन और विकास किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है रवांडा। इस देश की राजधानी है किगाली। पॉल कगामे को चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है, इसलिए इस स्थल के बारे में हमारे लिए जानना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। रवांडा पूर्व मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। ये उत्तर में युगांडा, पूर्व में तंजानिया, दक्षिण में बुरुंडी और पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से घिरा हुआ है। इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो ये देश हजारों पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। रवांडा देश का उच्चतम बिंदु विरुंगा रेंज में माउंट कारिसिम्बी है। यहाँ की प्रमुख झीलें किवू झील, मुहाजी झील आदि हैं। और नदियों की बात करें तो अकागेरा, अकान्यारू एवं नील बेसिन में मुकुंगवा और रुबिरो, रुहवा व कांगो बेसिन में रसीजी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट संसद में कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित करवाने के केंद्र सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। धन विधेयक की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। हालांकि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। भारत ने चागोस द्वीप समूह पर विवाद में मॉरिशस को निरंतर समर्थन देने का आश्वासन दिया है।
चागोस द्वीप समूह पर यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस दोनों अपना अपना दावा करते हैं। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर के मध्य में स्थित लगभग 58 छोटे द्वीपों का एक समूह है। वर्तमान में यह द्वीप समूह ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र है और इस पर यूनाइटेड किंगडम का नियंत्रण है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का 96वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। ICAR को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1929 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों के लिए एक नया एसेट क्लास शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह एसेट क्लास लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड और इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF सहित निवेश के कई विकल्प उपलब्ध कराएगा। इसे शॉर्ट ETF या बेयर ETF भी कहा जाता है। हाल ही में एक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध से संकेत मिला है कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो रही है। इसके कारण दिन की अवधि में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी दिवस की अवधि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात करें तो ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ के तेजी से पिघलने से समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी तथा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जल के परिवहन में वृद्धि हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 2 अन्य पहलों के साथ अस्मिता परियोजना आरंभ की है। ये पहले नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। यहाँ अस्मिता से आशय अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री का संवर्धन से है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी मूल भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह सुविधा कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस यानी CEPI के तहत आरंभ की गई है। इस अवसर पर जेनेटिकली डिफाइंड ह्यूमन एसोसिएटेड माइक्रोबियल कल्चर कनेक्शन यानी GEHUMIC सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नई R21 या मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। मलेरिया एक घातक रोग है। मनुष्यों में यह रोग जीनस प्लाज्मोडियम के एकल कोशिका परजीवी के कारण फैलता है। मनुष्यों में इसका प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।